गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे होंगे मेरा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, यानी कि ऑनलाइन टीचिंग का, जिसमें मैंने चैप्टर नंबर 7 डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, अवकलन की बात की थी और उसमें मैंने 29 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए हैं। उन 29 लेक्चर्स में टोटल जो मैंने आपको बताया है उसमें कहीं भी किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, कोई क्वेरी हो, यदि रह गई हो, कोई सुझाव हो आपका, तो अवश्य ही आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा, भरसक प्रयत्न करूंगा और आपको 100% बताने का भी पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी कोई भी क्वेरी किसी भी प्रकार की चैप्टर के अंदर ना रह जाए, क्योंकि मेरा और आपका उद्देश्य एक ही है। क्योंकि मैं भी वही चाहता हूं जो आप लेना चाहते हैं, मैं भी वही देना चाहता हूं जो आप करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे और आपके बीच में ऐसे संबंध हो कि आप हमको और मैं आपको समझ सकूं। तो आप जैसा कि जानते हैं, आज हम आपका लेक्चर जो चैप्टर है वो चैप्टर 6, उससे पहले सांतत्य एवं अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, ठीक है। तो इन दोनों जो चीज़ें हैं वो निकल के आती हैं। आपको पता होगा इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें कहाँ पे पहुँचना होगा। तो आपको इससे इंट्रोड्यूस होने के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में 11th आती है, और 11th में सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है वो ये जो टॉपिक है वो किस टॉपिक से कनेक्ट होता है, वो होता है सीमा। किससे होता है? सीमा। आपको 11th में एक चैप्टर पढ़ाया था लिमिट। क्या पढ़ाया था? लिमिट। तो यही आपका जो चैप्टर था लिमिट, तो लिमिट से कनेक्टिव होकर के सांतत्य एवं अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी बनता है, और बिना इसके हम कंटिन्यूटी नहीं पढ़ा सकते हैं। तो कंटिन्यूटी पढ़ने के लिए पहले हमें लिमिट का पूरा ज्ञान अर्थात उसकी नॉलेज होना अति आवश्यक है। तो मैं केवल आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा और आपको सब कुछ रिवर्स हो जाएगा, पूरी 11th रिवर्स हो जाएगी किस तरीके से सीमा के साथ हम वर्क करते थे। तो सीमा क्या है? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि सपोज दैट ये एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर यदि हम किसी पॉलीगॉन बहुभुज को निर्मित कर दें, मान लीजिए हमने एक पॉलीगॉन बना दिया, सपोज दैट ये हमने ए बी सी डी और ई, तो आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 पंचभुज बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें 5 भुजाएं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि आप देखिए 6 कर लो, 7 कर लो, 8 कर लो, जितनी भी हो कर सकते हो। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल है, कहने का तात्पर्य है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल एरिया जो भी होता है, मान लीजिए सपोज दैट पाई आर स्क्वायर है, ठीक है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल यही होता है, लेकिन वो ये कह रहा है कि इसकी लिमिट है कुछ, अर्थात इसके अंतर्गत जब किसी वृत्त के अंतर्गत किसी पॉलीगॉन को रखा गया है तो निश्चित रूप से क्या हो गया, उसकी एक लिमिट हो गई, अर्थात उसके अंदर बनाया गया तो उसकी एक लिमिट होगी। भाई अगर किसी बर्तन बहुत नॉर्मल हो, एक गिलास है और गिलास में अगर मान लो 250 ml पानी आता है तो हम 300 ml तो नहीं भर सकते ना। जितना गिलास का जो कुल मिलाकर के क्षेत्रफल होगा, है ना, तो उसके अनुसार ही तो उसमें भरा जाएगा। तो मीन्स ये जो वृत्त का क्षेत्रफल है, जो एरिया है, उसके अंतर्गत हमने एक पॉलीगॉन उसके अंदर रख दिया। अब हम ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल, है ना, वृत्त का क्षेत्रफल इस बहुभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, चाहे हम कितनी भी भुजाएं उसकी क्यों ना बढ़ा दें। तो हाँ, एक चीज हो सकती है कि उसके अंतर को कम किया जा सकता है, यानी कि बहुभुज का जो एरिया है और वृत्त का एरिया, उसके अंतर को कम किया जा सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये इक्वल होंगे। दैट इज टेंडिंग टू वृत्त का क्षेत्रफल, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बहुभुज की कितनी भी भुजाएं बढ़ा दो, बहुभुज में मान लीजिए 5 है, 10 कर दो, 20 कर दो, तो क्या होगा, टेंडिंग टू एरिया ऑफ सर्कल, अर्थात जो बहुभुज का एरिया होगा वो टेंड्स टू करेगा, क्या करेगा,
टेंड्स टू, अग्रसर होना। क्या होता है? अग्रसर होना। बेटा ध्यान से समझना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको, और अगर आपने ये समझ लिया तो लिमिट आपके समझ में आएगा, लिमिट समझ में आ जाएगा तो मैं आपको कॉन्टिन्यूटी सिखा दूंगा। बहुत बड़ी बात नहीं है, सवाल करना बहुत मामूली चीज। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। जब तक हम उसके बेसिक कंसेप्ट को नहीं जानेंगे कि आया कहां से, कैसे करते हैं, तो तब तक मजा नहीं आता है। मैं भी पढ़ाने में मजा नहीं आता ना, आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो मैंने यही बात बताई कि इसका जो एरिया है वो इसके इक्वल नहीं हो सकता है टेंडिंग टू। ये जो बहुभुज है, कितनी भी भुजाएं, ये जो n है, नंबर ऑफ n मान लो साइड को, तो मैं कहता हूं कि यदि इसकी भुजाओं को बढ़ा दिया जाए, वृद्धि कर दी जाए, तो बहुभुज का जो क्षेत्रफल है वो वृत्त के क्षेत्रफल की ओर अग्रसर होता जाता है, परंतु ये बराबर नहीं होगा। और वृत्त के क्षेत्रफल और बहुभुज के क्षेत्रफल को अंतर कम किया जा सकता है, ना कि बराबर किया। तो दैट इज द टेंडिंग टू, ये होती है लिमिट। क्या होती है? लिमिट। इसी को कहते हैं सीमा। क्या कहते हैं? सीमा। तो इस बात को समझे, ये टेंडिंग टूवर्ड्स है, अर्थात वो टेंड्स करता है किसकी तरफ? वृत्त के क्षेत्रफल की तरफ। तो ये मैंने आपको इसलिए उदाहरण दिया कि आपके दिमाग में आ जाए कि आखिर सीमा हुई क्या, कैसे बनी। लिखना लिखाने की बात तो बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अब बात आती है, मैं बात करता हूं, यदि हम ये कह दें कि x टेंड्स टू a, हमने लिख दिया x, ये जो अर्थ, ये जो तीर लगा हुआ है जिसको आप एरो समझ रहे हैं, वो एरो ना होकर के इसको टेंड्स टू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? यहां पर हम पढ़ेंगे टेंड्स टू, है ना। अर्थ मैंने लिख ही दिया, अग्रसर होना। क्या होना? अग्रसर होना, अर्थात x a की ओर अग्रसर है। देन क्या होगा? फंक्शन ऑफ x टेंड्स टू l। तो हमने कह दिया कि फंक्शन ऑफ x टेंड्स टू क्या होगा? l के। मतलब यदि हम ये कह रहे हैं इफ x टेंड्स टू a देन f ऑफ x टेंड्स टू l, यदि x a की ओर अग्रसर हो रहा है तो निश्चित ही तौर पर वो फंक्शन भी किसी ना किसी एक डेफिनेट क्वांटिटीज, राशि की ओर क्या हो रहा होगा? प्रवृत्त कर रहा होगा, अग्रसर हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, है ना। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट y, यानी कि इस पूरी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? इसी को लिख देते हैं। देखो हमारी भाषा थोड़ी सी ऐसी है, हम लिमिट LIM लिखेंगे, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू a और फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू l। क्या लिखा हुआ है? लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू l। l क्या है? एक निश्चित राशि है। क्या है? एक निश्चित राशि। ओके, डेफिनेट क्वांटिटीज है, वो कोई भी हो सकती है। एल मत समझें, m लिख सकते हो, p लिख सकते हो, q लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो। वो एक निश्चित कोई ना कोई राशि अवश्य ही आएगी। तो ये बात हो गई, हम लिमिट की बात बता रहे हैं। अभी कंटिन्यूटी पे तो बेटा आई नहीं हम। तो अब हम बात करते हैं कि इसका अर्थ क्या हुआ कि x a की ओर क्या कर रहा है? अग्रसर हो रहा है, लेकिन x a तक पहुंचा नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि x जो है वो a की ओर टेंडिंग टू a, x a की ओर चल रहा है, ना कि वो x के बराबर है। इसका अर्थ ये हुआ। तो इसका मतलब हम क्या बताएंगे कि x बराबर नहीं है a के। क्या लिखेंगे? x बराबर नहीं है a के, अर्थात x टेंड्स टू a, यानी कि x टेंड्स टू a, अर्थात इसका अर्थ हुआ, क्या अर्थ हुआ? x डज नॉट इक्वल a। इसीलिए जब हम कॉन्टिन्यूटी पढ़ते हैं तो कॉन्टिन्यूटी में इस वर्ड का विशेष यूज होता है, निश्चित रूप से होगा। किसके अंदर? सवालों के अंदर। तो x बराबर नहीं है a के, तो कुछ ना कुछ तो होगा भाई। x टेंड्स टू a, x a की ओर अग्रसर है। x डज नॉट इक्वल है, x a के बराबर भी नहीं है। तो क्या है भैया? ये भला क्या है, क्या चीज है? तो हमने क्या कि x क्या है देखते हैं। तो हमने यहां पर एक संख्या रेखा टाइप की एक हमने लाइन ले ली।
और इस पर हमने एक बिंदु ए ले लिया, ठीक है ना। अब क्या होगा भैया, जब वो कह रहा x टेंड्स टू ए, x ए की ओर जा रहा है, तो कौन स्थिर हुआ, कौन स्थिर हुआ, ए। भाई एक तो निश्चित तौर पर रुका हुआ है ना, कौन चल रहा है, x। रुका कौन है, ए, क्योंकि x ए की ओर जा रहा है। अब x कहां से जा रहा है भैया, इस लाइन पर, या तो वो राइट साइड से जाएगा या फिर लेफ्ट साइड से जाएगा, ना तो नीचे से और ना ही ऊपर से। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं होगी, यहां क्या होगी, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। या तो x मान लीजिए इधर से चलता चला आ रहा है, या x इधर से चलता चला आ रहा है। बोलो भाई, जब ये इधर से चल रहा है तो उसने कहा भैया x बराबर a प्लस एच, यानी कि x बराबर a प्लस एच, अर्थात इसी को हम कह देते हैं RHL। और उसने कहा भैया इधर से तो x बराबर a माइनस एच, इधर से तो कुछ कम हो रहा है और इधर से कुछ बढ़ रहा है, अर्थात जब ये राइट हैंड साइड से चलेगा तो x इक्वल टू a प्लस एच रखेंगे, और इधर से चलेंगे तो x इक्वल टू a माइनस एच रखेंगे, अर्थात इसको हम LHL कहते हैं। क्या कहते हैं, LHL। तो इसी का नाम है ये आपका। तो ये मैंने जो लिखा x ए के पास जा रहा है, लेकिन x ए के बराबर नहीं है, और इसका अर्थ भी आज समझ लें आप। इसका अर्थ होता है, इसीलिए इधर से जब हम पढ़ते हैं तो x छोटा है a से, ये देखो x छोटा है a से, a माइनस एच, और x बड़ा है a से, x बराबर a प्लस एच। ये कहानी है और ये सब झूठ पे आधारित है। क्यों, मैंने यहां पे लिखा x, क्या लिखा मैंने, x टेंड्स टू ए, क्या लिखा, x टेंड्स टू ए, देन fx टेंड्स टू l। तो बच्चों ये देखो, ध्यान से देखो क्या लिखा मैंने, कि अगर x ए की ओर टेंड्स कर रहा है तो वो फंक्शन भी l की ओर टेंड्स कर रहा है। इसका मतलब fx l के बराबर नहीं है। नीचे मैंने लिख दिया कि ऐसा भी है, लेकिन जब जब हमने लिमिट को लगाया तो ये टेंडिंग टू है। क्या है, टेंडिंग, ये ध्यान रखें, टेंडिंग टू दिस, ये टेंडिंग टू है, ना कि इक्वल है। कहानी पूरी झूठ पे आधारित है, तो बराबर कहां से लिख दिया। तो आज भी अभी भी ये लिखा हुआ है कि ये इसके बराबर नहीं है, हम इसको क्या लिख रहे हैं, ये टेंडिंग टू एल है, अर्थात इसकी कहानी एक तरीके से पूरी लिमिट झूठ पे ही आधारित चल रही है, लेकिन नहीं। हाँ, अब इसको कार्य करने का जो तरीका होता, अब उसने कहा अगर ये बराबर होता भैया a टेंड्स टू a, अगर मान लो ये हम लिख दें x बराबर a, अगर हम मान लें x बराबर a, तो x बराबर a का मतलब तो फिर a टेंड्स टू a हो गया अपने। आप देखो, अगर हम x बराबर a रख दें तो a टेंड्स टू a स्वयं के बराबर हो गया। अर्थात क्या हुआ कि हम मान लीजिए हम यहां खड़े हुए, अब हम यहां खड़े हुए हैं तो हमसे कहा जाए कि स्वयं के पास जाओ, मतलब हम यहां खड़े हुए हम अपने पास जाएं तो कैसे चलेंगे। अगर हम इधर चलते हैं तो भैया इधर घूम गया, फिर तो भी नहीं पहुंचा, फिर हम इधर मुड़ेंगे, तो वही स्थिति हो गई जिस तरीके से आपने देखा हो। कुत्ते की कहानी सुनिए, कुत्ते की कहानी सुनिए, वही स्थिति हो जाएगी हम लोगों की। कैसे, अब कुत्ता क्या करता है, अपनी पूंछ को यूं करता है, बार बार अपनी पूंछ के पीछे भागता है समझ में आ गई। तो इसलिए स्वयं के बराबर नहीं, अर्थात x टेंड्स टू a पढ़ा जाएगा, अर्थात x छोटा है a से और x बड़ा है a से, अर्थात x बराबर नहीं है a के, अर्थात a टेंड्स टू a नहीं, केवल x टेंड्स टू a, अर्थात x टेंड्स करता है a की ओर। जब x a की ओर टेंड्स करेगा तो इस तरह की वार्तालाप होगी, इस तरह से हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। अर्थात x डज नॉट इक्वल a का अर्थ x इज लेस देन a एंड x इज ग्रेटर देन a। अब हम बात करते हैं बच्चों कि किस तरीके से इसमें हम और क्या लिख सकते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें LHL और RHL की, तो यदि थोड़ा सा और हम बात करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x, तो इसकी कहानी दो बातों पर निर्भर करेगी, आप लिख सकते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस फंक्शन ऑफ x, ठीक है, और लिमिट x टेंड्स टू a माइनस फंक्शन ऑफ x। तो इस तरीके से दो बातें हुई, क्या हुई कि हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं a प्लस और a माइनस, और यहां पर हम क्या पुट कर देते हैं x इक्वल टू a प्लस h RHL। ये क्या है,
RHL, और ये क्या है LHL, और यहाँ पर पुट कर देते हैं x इक्वल टू a माइनस एच। तो आपको कहानी पकड़ में आ गई होगी कि 11th क्लास में जिन बच्चों ने लिमिट पढ़ी थी वो यहीं पे कहानी आके मोड़ लेती है। तो इसीलिए सीमा के अस्तित्व के लिए, यानी कि सीमा का अस्तित्व, एग्जिस्ट ऑफ लिमिट, तो सीमा का जो अस्तित्व होता है उसमें हम क्या शो करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस फंक्शन ऑफ x और लिमिट x टेंड्स टू a माइनस फंक्शन ऑफ x, यदि उसकी LHL सीमा या RHL सीमा LHL सीमा के इक्वल हो जाती है। ये सीमा का मान है, तो सीमा है अगर वो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट क्या हो जाती है, एग्जिस्ट हो जाती है, इक्वल हो जाती है, तो हम वहीं कह देते हैं क्या कि सीमा का अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट, अर्थात सीमा का अस्तित्व है। अतः हम कह सकते हैं कि आगे की कहानी जो भी होगी, तो ये जो पूरा पार्ट है वो आगे चल के कंटिन्यूटी से जुड़ जाता है और यहां से आपका शुरू होता है कंटिन्यू। इसको हम दूसरी तरह से भी लिखना चाहें तो इसको हम a प्लस एच, फंक्शन ऑफ a प्लस एच और फंक्शन ऑफ a माइनस एच, ठीक है बच्चों। तो फंक्शन ऑफ a प्लस एच और फंक्शन ऑफ a माइनस एच ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से, और हाँ एक बात और, ये फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। कैसी वैल्यू आनी चाहिए, फाइनाइट, एक बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये जो वैल्यू आएगी वो हमेशा कैसी होगी, फाइनाइट, मैंने लिखा हुआ है। तो लिमिट एक्स, ऐसा नहीं इनफाइनाइट आ गई हम कहते जा रहे हैं कि साहब क्लियर हो गया, एग्जिस्ट हो गया। अरे तो भाई इधर इनफाइनाइट आ गई, उधर जब अनडिफाइंड ही वैल्यू है तो हम डिफाइंड कैसे कर सकते हैं। तो दैट इज द कैसी वैल्यू होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, चाहे वो LHL हो चाहे वो RHL हो। तो फंक्शन की जो भी वैल्यू है, लिमिट सीमा का जो भी मान है वो फाइनाइट होना आवश्यक है। अर्थात हम यही कह सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट अगर वो है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, ये जो मैंने पूरा प्रॉपर वे में आपको 11th समझाया है सीमा के बारे में। अब सीमा तो बहुत बड़ी है, देखो सीमा हम यूं नहीं कह रहे कि हमने यहीं खत्म कर दी, सीमा का पार्ट बहुत बड़ा है। सीमा कैसे रखी जाती है, अब सीमा कहाँ कहाँ रखी जाती है, सीमा में क्या बीजगणित है, दो फंक्शंस है ना, दो फंक्शन यदि योग व अंतर के रूप में, ठीक है, योग व अगर मान लीजिए ये है ना, इस पर लिमिट लगा दें f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू, तो हम इन्हें क्या करते हैं, अलग अलग योग व अंतर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। सीमा का गुणन, दो फंक्शंस अगर वो पहले से कैसे हैं, डिफाइंड है, तो f ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, उनको मल्टीप्लाई के रूप में, डिवाइड के रूप में यदि जी ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल 0 हो, यदि वो अचर और फलन का गुणा है तो k लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है। तो बहुत सारी स्थितियां हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हैं, उन पे हम वर्क करना चाहते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि बच्चों यदि हमें लिमिट आती है तो कंटिन्यूटी सीखने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पहले सीमा के बारे में बताया। ये कंटिन्यूटी से पहले का इंट्रोडक्शन है। क्या है, इंट्रोडक्शन। तो अभी हम और बता रहे हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, इसमें क्या है इतना आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ बच्चों, तो आगे देखते हैं। सीमा में ही आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं जिससे कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एकदम बढ़िया से हो जाए, आपकी मजा आ जाए आपको। तो यदि x इक्वल टू a तब f ऑफ x हैज इनडिटरमिनेट फॉर्म, अनिर्धारित रूप। आपने आज तक पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा मुझे नहीं पता है, क्या आपने सीखा होगा मुझे नहीं पता है। आपको 7 फॉर्म जो होती है इनडिटरमिनेट फॉर्म होती हैं, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो आप ध्यान से देखेंगे। 0 अपॉन 0 अर्थात 0 अपॉन 0, अनंत अपॉन अनंत, अनंत माइनस अनंत और अनंत इंटू 0। बहुत सारे बच्चे आज तक क्लियर नहीं कर पाते हैं। 11वीं हो गई, 12वीं भी हो गई, यही नहीं पता रहता है। अगर कहीं अनंत इंटू अनंत आ जाए तो क्या लिखेंगे, अनंत इंटू 0 आ जाए तो क्या लिखेंगे, सर क्या होगा, सर क्या होगा, सर क्या होगा। 11वीं में सब कुछ बताया गया है, 10th में क्या बताया गया मुझे नहीं पता रहता है। आपने क्या सीखा, क्या लिख के आए, क्या नहीं लिख के आए। दैट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, इनका कोई गणित में क्या दुनिया में अर्थ ही नहीं है, ठीक है ना। जिनका अर्थ ही नहीं है उनका कैसे लिख सकते हो। तो कहने का मतलब ये आना ही पड़ेगा आपको। अगर ये नहीं जानते हैं तो हम कंटिन्यूटी पे पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सीमा में आपको ये सब चीजें पढ़ाई गई हैं। तो 0 अपॉन 0 इज द फॉर्म ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म। दूसरा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये अनंत माइनस अनंत, अनंत इंटू 0,
तो दैट इज द एल्जेब्रिक फॉर्म ऑफ इनडिटर्मिनेट। ऐसा नहीं है कि ये फॉर्म ही है, कौन सी फॉर्म है ये भी पता होना चाहिए, अर्थात एल्जेब्रिक है। ये कैसी है? एल्जेब्रिक है। जैसे मान लो आपने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 और हमने दे दिया लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, पुटिंग द वैल्यू रखो तो 2 दूना 4, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0, 0 अपॉन 0, अर्थात दैट इज द फॉर्म ऑफ एल्जेब्रिक इनडिटर्मिनेट फॉर्म। दैट क्लियर? तो यहां पर हमें चीजों को जानना अति आवश्यक है कि ये फॉर्म क्या होती हैं। तो ये फॉर्म जब तक हमें नहीं पता होंगी, जब तक हम कंटिन्यूटी की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करता हूं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द इनडिटर्मिनेट फॉर्म, 1 की पावर इन्फिनिटी। 1 की पावर इन्फिनिटी पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं लोग, कुछ भी लिख सकते हैं। 1 की पावर इन्फिनिटी है साहब, इन्फिनिटी हो गया। अरे तुम्हारे घर की थोड़ी खेती थोड़ी नहीं है, जो मन में आया वो लिख दोगे। अरे ये तो अर्थहीन है इंटरटेनमेंट, इसको तो हम सॉल्व ही टेंडिंग टू 1 है, ये टेंडिंग टू 1 और 1 की पावर कर रही है, तो ये तो अर्थहीन है, इसका अर्थ ही नहीं लगा सकते गणित के अंदर। मैथमेटिक्स में क्या लिखोगे क्या नहीं लिखोगे, जब उनने नहीं कर पाया तो मैं क्या हूं। तो कहने का मतलब है कि आपको इसकी वैल्यू फाइंड नहीं करनी है। तो 1 की पावर इन्फिनिटी है, अनंत पावर इन्फिनिटी है, 0 की पावर 0 है, दैट इज एक्सपोनेंट। कैसे? घातांक के रूप में इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। आज के बाद ध्यान रखेंगे ये 7 ही होती हैं। कितनी होती है? 7, ओनली फॉर 7। वो बात अलग है कोई इसमें एक आध शामिल कर दे। तो इस तरीके से आज से आप जान लें, अगर आपने 11th में नहीं पढ़ा है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो अच्छी तरह भली बात ही समझ लें कि इस तरीके से होता है। दैट क्लियर? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं डिटर्मिनेट फॉर्म। डिटर्मिनेट फॉर्म क्या हो सकती हैं? अब देखो उसी टाइप की है, आपको थोड़ा समझ, अनंत प्लस अनंत हो जाए तो हम उसको अनंत लिख सकते हैं, अनंत इंटू अनंत आ जाए तो हम उसको अनंत लिख सकते हैं, अनंत की पावर अनंत आ जाए तो हम उसको अनंत लिख सकते हैं, और 0 की पावर अनंत आ जाए तो 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0 की पावर अनंत आ जाए तो 0 लिखेंगे। और पांचवा आपका डिटर्मिनेट फॉर्म जो है वो मैंने लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ए की पावर एक्स। अब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हमने जैसे ही हमने देखा ए की पावर एक्स और मैंने लिखा ए की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी, अर्थात सदैव आप क्या रखेंगे? 0 क्या रखेंगे? यदि ए का मान 0 से बड़ा और 1 तो जैसे 1/2 मान लीजिए ये आ गया और x टेंड्स टू 1/2, तो 1/2 की पावर हो गया ना, ये अनंत ही तो है। ए का मान क्या हो गया? 1/2, तो 1/2 की पावर कितना हो गया? अनंत। तो क्या रखेंगे इसकी वैल्यू? हमने शायद नीचे लिखी होगी 1/2 की पावर अनंत, हाँ आ गया 0, तो वही चीज आ रही है। और अगर ए का मान 1 से बड़ा है तो हमने लिखा है 2 की पावर अनंत लिखा है। अगर बेस जो भी बेस है, बेस क्या है? 1 से बड़ा है, 2 की पावर अनंत, 3 की पावर अनंत, 4 की पावर अनंत, 5 की पावर अनंत, क्या बन गए? अनंत। ठीक है, अगर 1 के बराबर है तो हम क्या लिखते हैं? तो 1 के बराबर है तो हम 1 लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे उदाहरण भी दिया, हमने e के पावर माइनस अनंत लिया, e के पावर माइनस अनंत इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1/e के पावर। और कितने लोग जानते हैं, मैंने पढ़ा रखा है, e का जो मान होता है 3 व 4 के मध्य होता है, सॉरी 2 व 3 के मध्य होता है, 2 व 3 के मध्य, ठीक है ना। तो इसकी जो वैल्यू है वो 2 व 3 के मध्य होगी। तो निश्चित रूप से बेस कैसा हो गया? 1 से बड़ा हो गया, तो इसकी वैल्यू कैसी हो गई? 1 से बड़ा, हाँ 1 में आएगा तो डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? क्योंकि इसकी वैल्यू e के पावर अनंत, e के पावर अनंत, तो e के पावर अनंत अर्थात इसकी पावर अनंत का मान 0 अनंत हो जाएगा और 1/अनंत 0 बन जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो ये जो वैल्यू हमने लिखाई है आपको इस तरीके से, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है और ये डिटर्मिनेट फॉर्म है। तो आपको यहां तक बिल्कुल एग्जैक्टली आना चाहिए। और मैं आपको एक आध और सवाल बता देता हूं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन लोग, लिमिट, कोई एग्जांपल ले लो, लिमिट x टेंड्स टू 1 और x की पावर 2/x माइनस 1 ले लिया। तो जैसे ही हमने देखा तो ये क्या बन गया? x टेंड्स टू 1 तो 1 और 2/0 तो 1 की पावर इन्फिनिटी। और 1 की पावर इन्फिनिटी मीन्स क्या हुआ? 1 की पावर इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू क्या होगी देख लो। तो 1 प्लस एच और 1 माइनस एच। तो अगर हम जैसे ही 1 प्लस एच रखेंगे इस पर, अगर हम LHL RHL की बात करें तो RHL की बात करें तो क्या हो गया? 1 प्लस एच की पावर इन्फिनिटी। तो 1 प्लस एच की पावर इन्फिनिटी क्या हो गया? इन्फिनिटी। और LHL की बात करें तो 1 माइनस एच की पावर इन्फिनिटी क्या हो गया? 0। तो वैसे ही हम अगर देखें तो दूर से ही
हाँ, लहल इक्वल टू लहल डज नॉट इक्वल रहल, मीन्स LHL डज नॉट इक्वल RHL, तो लहल डज नॉट इक्वल रहल, कैसे भी पढ़ लें, आपको कहने का मतलब डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जो चीज़ देखते हैं उसको आपको समझना होगा कि हम किस तरीके से उसको टेंडिंग टूवर्ड्स रहे। एक और ले सकते हैं, जैसे मान लो हमने देख लिया, एक और वैल्यू ले लेते हैं 2/x cos 0 1 की पावर अनंतर 0 + h, चलती। अब जैसे आपने देखा 0/0 कैसे आता है, ये आ गया। तो 0/0 का बहुत अच्छा उदाहरण आपको देते हैं। 0/0 में एक एग्जांपल हम देते हैं, तो लिमिट है ना, 0/0 का बहुत अच्छा उदाहरण है। लिमिट ले लो, यानी कि sin x एट x = 0, तो sin 0/0 क्या हो गया, ये देख लो 0/0 का फॉर्म है कि नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारे फॉर्मेट भी हम बना सकते हैं। एक फॉर्मेट ले लो, जैसे 4/3 एक फॉर्मेट लिया है इन्होंने, अपने पास जगह कम है थोड़ी सी, तो इसको आप नोट डाउन कर लें, है ना, इसको आप नोट डाउन कर लें। तो कहने का मतलब, हाँ बच्चों, तो हम लिमिट का 1-2 उदाहरण देते हैं, उसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आप देखें कैसे हम लिमिट पुट करते थे। तो जैसे ही मैंने देखा, इसमें लिमिट के कई नियम होते हैं। लिमिट को हम बीजीय व्यंजक के रूप में, गुणनखंड के रूप में, परिमेय फलन के रूप में, प्रसार के रूप में, बहुत सारे हम जो नियम है उनको फॉलो करते हैं। और हम सबसे पहले ये देखते हैं कहीं वो 0/0 का रूप तो नहीं बन रहा है, कहीं इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो नहीं है। अगर वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो 100% कहीं ना कहीं या तो उसमें एक्सपेंशन का प्रयोग होगा या हम किसी और चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो आज आप देखेंगे ध्यान से कि जैसे ही मैंने देखा और लिमिट रख के देखा तो कोई इफेक्ट नहीं है। देखो सबसे पहले तो आप एक चीज़ और समझ लें, यदि f(x/g) नहीं है, कोई भी फंक्शन जो है f(x/g) नहीं होगा तो 0/0 तो बनेगा ही नहीं। तो ये क्या है, डायरेक्ट चीज़ें हैं, तो ये डायरेक्ट लिमिट रख देंगे प्रत्यक्ष रूप में, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा 2 × 3 - 5, तो 6 - 5 = 1। दूसरा उदाहरण लेते हैं, लिमिट x → 3 x² - 9/x - 3। जैसे ही मैंने देखा तो लिखेंगे चूंकि 0/0, ये कौन सी फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अभी थोड़ी देर पहले जैसे ही हमने रखा 3 का स्क्वायर 9, 9 - 9, 3 - 3 आ गया। अब मुझे क्या करना है, तो दैट इज द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो हम क्या करते हैं, अंश के डिफरेंस फैक्टर कर लेते हैं। तो क्या लिखते हैं, x + 3 और x - 3, मतलब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हम ऐसा करेंगे। तो x - 3 से x - 3 कैंसिल हो गया, तो जो बचता है वो हो गया लिमिट x → 3 और x + 3 बन गया, वही क्वेश्चन बन गया। तो 3 + 3 = 6। तो आप घबराएं नहीं, कहीं भी कोई भी चीज़, जैसे मान लो आ गया लिमिट x → 0 और आपका आ गया cos x, आपसे पूछ दिया तो क्या दिक्कत आ गई, लो भैया cos 0 का मान 1। मान लो आपसे आ गया लिमिट x → 0 और sec x, ठीक है, तो यहाँ पर भी लिमिट तो हटा ही दीजिए, तो सीधे सीधे रख दो sec 0 और sec 0 का मान 1/cos 0 1 ही रहेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं टेंडिंग टूवर्ड हमें किस मेथड का, किस एक्सपेंशन का प्रयोग करना पड़ सकता है। अब जैसे मान लो हमने आ गया एक और उदाहरण लेते हैं, लिमिट x → 1। अब आ गया e के पावर, सपोज दैट x → 0, e के पावर x - 1/x। जैसे ही हमने देखा तो यहाँ पर जैसे हमने e के पावर 0 किया और e के पावर 0 का मान 1 और 1 - 1/0, अर्थात दैट इज द फॉर्म ऑफ 0/0 है या नहीं है। जैसे ही हमने देखा 0/0 का, तो एक्सपेंशन फॉर्म एक्सपेंशन क्या लगेगा, एक्सपेंशन किसका, एक्सपेंशन e के पावर x का। वैसे तो इसकी वैल्यू होती है डायरेक्ट, याद हो तो वो रख दें, है ना, तो लेकिन नहीं है, तो e के पावर x का क्या करेंगे, एक्सपेंशन कर देंगे। तो e के पावर x का सबको पता होना चाहिए 1 + x + x² 2 एंड सो ऑन और -1/x। तो इससे ये कैंसिल, x कॉमन ले लेंगे, लिमिट x → 0, तो 1 + क्या बचेगा
1 प्लस यहाँ से x कॉमन ले लिया तो 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। ये वाला x इससे कैंसिल, जैसे ही 0 रखोगे तो ये सब 0 होता चला जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगी, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू होती है 1। तो इस तरीके से जो हमारी लिमिट होती है, वो हमने लिमिट क्यों सिखाई, क्योंकि हमारा वर्क है। कंटिन्यूटी पढ़ने के लिए हमें लिमिट की विशेष आवश्यकता होती है, बिना इसके हम काम नहीं कर पाएंगे। आपको आज हम बता दे रहे हैं, कुछ प्रसार हैं, कल सभी बच्चे याद कर लाएंगे। एक्सपेंशन, ठीक है, हाँ एक्सपेंशन, ठीक है ना, एक्सपेंशन ये आप 100% तैयार कर लाएंगे, अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे, और यदि नहीं आए तो हमें बता देना इस वीडियो में, तो हम सारे के सारे आपको कल नोट डाउन करा देंगे। ई के पावर एक्स, ई के पावर माइनस एक्स, ए की पावर एक्स, log 1 प्लस एक्स, log 1 माइनस एक्स, ठीक है। ये बहुत सारे एक्सपेंशन है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ई के पावर, इस तरह सैंडविच फिर में साइन एक्स की, कॉस एक्स की, टेन एक्स की, है ना, बहुत सारी फिर में 10, 11, 12 एक्सपेंशन है, उन सबको हमें याद करना होगा अगर हमें इस चैप्टर को बढ़िया से रखना है, ठीक है ना। तो आज आप इतना नोट कर लें, और अभी हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे। कल मैं स्टार्ट करूंगा इससे आगे जो हमारा चैप्टर का नाम है, वो जो भी चैप्टर है, तो आप ध्यान से देखेंगे हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखना। आपने खास बात देखी क्या, क्या खास बात देखी कि मैंने जब ये कॉन्टिन्यूटी लिखा, क्या लिखा, कॉन्टिन्यूटी, जब मैंने कॉन्टिन्यूटी लिखा तो क्या मैंने अपनी पेन को उठा के कहीं रखा, नहीं रखा। तो जब भी मैंने कॉन्टिन्यूटी लिखा, आप देखते चलिए, ये हम जब लिख रहे हैं थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। अब उठाया, वो अलग चीज है। तो कॉन्टिन्यूटी अर्थात किसी भी ऐसा वक्र जिसका ग्राफ कहीं भी क्या ना हो, ब्रेक ना हो, टूटे नहीं, भंग ना हो, ऐसे वक्रों के जो आलेख होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस। आपने देखा मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और बनाता चला गया, अर्थात जब हमें पेंसिल की नोक को उठाना ना पड़े, ऐसा आलेख खींचने के लिए, तो ऐसे सभी आलेख कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे, इस चैप्टर का नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। आज आप इतना ही सीखेंगे, इसको रिवाइज करें, कहीं कोई दिक्कत हो तो कल आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।